अब से Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. This is Aksha Siddiqui. So today we are going to start our session. The topic that is based on poverty. Poverty यानी गुर्बत. अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ एक शेयर करना चाहूँगी. एक आस है ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो. गुर्बत. लफ्ज गुर्बत के मायने तो हर कोई जानता है, लेकिन इसे रियलाइज सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इससे गुजर रहे हों. और जितना भी मैं और आप गुर्बत को कम करना चाहें, ये गुर्बत कम नहीं हो रही बल्कि मजीद और बड़े पे बढ़े जा रही है. As if we look just one glance on the current situation of Pakistan, especially in Karachi, so we can understand the pain of those people who are suffering from this tragedy. Yes, I am talking about COVID-19. Yes, I am talking about the rainfall disaster. COVID-19 की वजह से मेजॉरिटी पीपल अभी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट में है. एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हो गए हैं, और बारिश की वजह से जो उनके घर थे वो भी, उन घरों से लोग जो हैं महरूम हो चुके हैं. तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे. हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं उन्हीं को भी इनवाइट किया गया है, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ क्या है पॉवर्टी के रिलेटेड, वो इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हमें देते हैं. सबको मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है. जी आ रही है. आपको आ रही है? ठीक है, तो काफी ठीक है. तो इसी टॉपिक पे हम अभी अपने जो स्पेशल गेस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या आउटकम सोचा हुआ है, उनका क्या रोल है. ठीक है, तो उन अपने गेस्ट को बुलाने से पहले, उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा आप सबको बताना चाहूँगी और उनको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको. इस सेशन में हमने जिनको बुलाया वो इस ऑर्गेनाइजेशन में से हैं. उन लोगों को इनवाइट किया है हमने जो आज की यूथ जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है. मोस्टली यूथ को अपनी ग्रोथ और अपने करियर की फिक्र रहती है, मगर उन्होंने अपनी लाइफ का गोल गरीबों और दूसरों की हेल्प के लिए ही रखा. अब थोड़ा सा मैं आपको उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती चलूं. प्रोटेक्ट क्लब ऑफ कराची ये ऑर्गेनाइजेशन है. इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1960 में स्टार्ट लिया अमेरिका के छोटे शहर से. इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इनिशिएटिव मोटिव था वो था फेलोशिप से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है. फिर एक से एक लोग बढ़ते गए और माशाल्लाह टुडे इट बिकम्स ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. माशाल्लाह से आज ये ऑर्गेनाइजेशन 100 to 60 कंट्रीज में अवेलेबल है. सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ प्रोटेक्ट? क्या मोटिव है इनका, ये क्या सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अभी? इनका जो मेजर मोटिव है वो ये है प्रोटेक्ट का कि जो पोलियो पे ज्यादा उनका फोकस, पोलियो को खत्म करना. ठीक है, और आजकल अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस है जो अभी चल रहा है वो है फ्लड रिलीफ प्रोग्राम. देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ज़्यादा भी फोकस है वो फ्लड रिलीफ प्रोग्राम पे है. तो अब मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो आए, हमें ज्वाइन करें. ठीक है, और तो ही इज सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट प्रोटेक्टर मलिक शारिक, the president from Protect Club of Karachi district in Balochistan. Welcome, Mr. Sharik. Assalamualaikum everyone, and thank you so much
Aksar, for inviting me here. So, am I audible to everyone? Yes, sir. You are audible. Thank you. So, thank you so much. Thank you so much, Aksar, for inviting me here. So, the topic is very deep. और ये जो 1 घंटे का हमारा सेशन है, मेरे पास से बहुत कम है उस टॉपिक पे बात करने के लिए. So, let's start. So, देखते हैं इसके ऊपर क्या डिस्कशन किया जाएगा. नहीं, थैंक यू टू यू सर कि आपने हमारे सेशन के लिए अपना प्रीशियस टाइम में से हमें थोड़ा वक्त दिया अपना. तो मैं और हमारी टीम आपकी बहुत थैंकफुल है. थैंक यू. तो सर शारिक, इसी टॉपिक पे आपसे बात करते चलेंगे. मुझे बस क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन. कुछ हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए. ओके. सो जैसा कि अक्सर आपने मेंशन किया अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मेरे कि रोट्रैक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1960 से काम कर रही है. और अमेरिका के एक सिटी में इसने इनिशिएटिव दिया था कुछ लोगों ने. और एट दैट टाइम द मोटो इज ओनली कि हम फेलोशिप करें, लाइक एंगेज करें डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को, और अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ चलती चली गई और ये जो फेलोशिप थी ये चेंज हो गई कम्युनिटी सर्विसेज में. बिकॉज अगर मैं एक फील्ड से हूँ और आप एक फील्ड से हैं तो डेफिनेटली अगर हमने ज्वाइन किया एक साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को तो होप सो वी विल डू अ बेटर फॉर आवर सोसाइटी. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका जो एक मोटो बना रोट्रैक का, वो मोटो बड़ा सिंपल था, सर्विस अबव सेल्फ. मतलब कोई भी ऐसा काम जो मैं अपनी जात से हट के करूँ. सही है. देखिए, फेलोशिप तो मेरी हो गई ना, नेटवर्क्स मेरे स्ट्रांग हो गए, देन व्हाट. तो वही बात है, सिंपल स्टेटमेंट है कि सर्विस अबव सेल्फ. कोई भी आप ऐसा काम करें जो आपकी जात से हटकर, तो उसी पैशन को लेते हुए हमारी टीम ने काम स्टार्ट किया. और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ इन 2020 वी हैव 12,000 मेंबर्स all over the world for Rotrek. And if I'm talking about because Rotrek is for 18 to 30 age people. If you are above than 30, so it's called Rotary. So Rotary और Rotrek का अगर मैं आपको काउंट बताऊं, ओवरऑल सो वी हैव ऑलमोस्ट 1 million members all over the world. Alhamdulillah. So we all are working with the same domain, service above self. So अब मैं अगर बात करता हूँ कि ये जो रोट्रैक की मैंने आपको बात बताई कि ये 160 कंट्रीज में काम कर रहा है, तो उसी के साथ साथ मैं बात करूँ कि ये जो टीम्स बनी हुई हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं. तो मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सिंध बलूचिस्तान. अंडर द डोमेन ऑफ सिंध बलूचिस्तान अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी चीज़ मुझे करनी चाहिए तो वो मैं मलिक शारिक एक क्लब का प्रेसिडेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल सर्विस, फेलोशिप, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, ये वाली सारी चीज़ों पर वो काम करे. तो जो मेरी टीम का नाम है वो मेरी टीम का नाम आपने बिल्कुल सही लिया, रोट्रैक क्लब ऑफ कराची कोलाची. और हमने स्टार्ट किया था, हमारे क्लब ने या मेरी टीम ने जो स्टार्ट किया था वो जुलाई 1, 2014 से लिया था. हमने चार्टर्ड कराया था अपना क्लब. और उसके साथ साथ जब हम एरियाज पे वर्किंग जो हम कर रहे हैं उसके अंदर, जैसा आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि रोट्रैक का जो एक मोटिव है, जो फॉर लॉन्ग मोटिव है, क्योंकि आपको पता है कि पोलियो फ्री अभी तक पाकिस्तान नहीं हुआ. और दुनिया में 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर पोलियो फ्री अभी तक नहीं हुआ, उसमें पाकिस्तान इज वन ऑफ देम. और रिसेंटली अभी विद द हेल्प ऑफ रोटरी अफ्रीका के एक पोर्शन में पोलियो खत्म हो गया. अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी हो तो वो रोटरी का जो मोटिव है, रोट्रैक का जो मोटिव है, वो एंड पोलियो का ही एक सेल्फ मोटिव है. हम जो काम कर रहे हैं आजकल वो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग पे काम कर रहे हैं, फेलोशिप पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग, मेडिकल कैंप्स एंड सो ऑन. सो ये जो एक मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये मेरे क्लब का एक स्ट्रक्चर है. मेरे क्लब में एक हायरार्की है और उस हायरार्की के अंदर पूरी टीम है. लाइक मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, मेरी सेक्रेटरी है, मेरा ट्रेजरर है और मेरे डिफरेंट चेयर्स हैं, लाइक मेडिकल चेयर्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट चेयर्स, एंड देयर आर सो मेनी पोजीशंस ही है. सो ऐसे करके जो मेरी टीम में राइट नाउ काउंट है वो 60+ मेंबर्स का है. सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द ईयर 20 और 21 के लिए मैं 60+ मेंबर्स को लीड कर रहा हूँ. और अभी हमें 2 मंथ्स ही हुए, मतलब जुलाई और अगस्त का. और अभी जैसे कि आपको पता है कि जो सितंबर जो स्टार्ट हुआ है ये एक लिटरेसी मंथ कहलाता है इंटरनेशनली, जो डेट ऑफ सितंबर को हमें मिलेगा. तो उसके अंदर भी हम लोग काफ़ी इस चीज़ों को लेके चलते रहेंगे. और आपका जो टॉपिक है ये भी बहुत क्लोजेस्ट है इसी चीज़ से. तो
ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरी टीम का, और ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शाहिद सर। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ हैव यू स्टार्टेड योर जर्नी विद दिस ऑर्गेनाइजेशन? सो अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की कि मैं पहले स्टार्ट थोड़ा सा बैक से लेता हूँ कि मैंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। ओके, सो इट्स फाइन। ओके ओके ओके, सो मैं बेसिकली जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बिगनिंग जब मैं कॉलेज वाली एजेस में था, तो उसमें मैं कॉलेज लेवल पर भी डिफरेंट कम्युनिटी वर्क्स करता रहता था, और वो ऐसे प्री प्लान नहीं होते थे। वो एक इंसिडेंटली या कोइंसिडेंटली वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी होती थी तो फिर उधर कर इस तरीके से काम कर लिया। तो इज द पैसेज ऑफ टाइम मुझे 2014 में मेरे एक फ्रेंड थे, और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यार TCF द सिटीजन फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, उनका एक प्रोग्राम होता है रहबर का, जिसमें हमें 8 क्लास के बच्चों की मेंटोरिंग करनी है। मतलब वो एरिया आपकी एज का, वो पॉइंट आपकी एज का जहाँ पर आपने डिसीजन लेना होता है, और 90% जो बच्चा होता है वो डिसीजन अपने पेरेंट्स, अपने कजन, अपने दोस्तों को देखता हुआ लेता है। एग्जैक्टली। सो उसी टाइम पर हमने बच्चों की जाके मेंटोरिंग करनी है और उनको रियलाइज कराना है उनको सारी चीजें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि TCF जिन एरियाज में काम करता है वहाँ पर लो ग्रेड लेवल के लोग रहते हैं, तो उनका जो परसेप्शन है या उनके जो थॉट प्रोसेस है वो इतना इन डेप्थ नहीं है जितना आजकल के लोगों में है। सो उसी चीज को मैंने साथ रखते हुए वहां से अपना करियर 2014 से स्टार्ट किया था TCF के साथ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम 2016 में मैंने अपना दस्तखान ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और अपना दस्तखान के साथ मैं आज तक भरपूर अपनी मोटिवेशन के साथ काम कर रहा हूँ। और 2017 में मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि यार ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी और रोटेक, तो व्हाई नॉट कि तुम इसकी तरफ भी आओ। तो 2017 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था रोटेक में, और मैं एज अ कम्युनिकेशन चेयर मेरी पोजीशन थी, और उस पर मेरा काम था पब्लिक इमेज और लोगों से कम्युनिकेट करना, प्रेजेंटेशंस देना, और डिफरेंट लोगों को ये रियलाइज कराना कि व्हाट इज रोटेक और व्हाट इज नॉट रोटेक, और लोगों को इंगेज करना, लोगों को लेकर आना, लोगों को बताना कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो आपके ऊपर काम कर रही है, आपके लिए फेलोशिप, आपके लिए नेटवर्किंग, आपके लिए डेवलपमेंट, आपकी ग्रूमिंग, आपके ऊपर वो सारी चीज़ों पे काम कर रही है। सो ये एक गुड इनिशिएटिव था, और मैं थैंक्स भी करता हूँ कि जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था इसके अंदर। सो 2017 से फिर आज 19 में अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 ईयर्स मुझे प्रेसिडेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। सो ये मेरा एक करियर स्टार्ट है, और अभी राइट नाउ रोट्रेक जो काम कर रहा है वो डिस्ट्रिक्ट सिंध एंड बलूचिस्तान लेवल पर फ्लूड रिलीफ की कैंपेन चला रहा है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की कोशिश है कि हम डेली बेसिस पे ये जो फ्लूड रिलीफ अभी आया है पाकिस्तान में, और स्पेशली कराची में, जो आप ज़्यादा बेहतर जानती होंगी इसके बारे में, तो उसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से रोट्रेक काम कर रहा है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि फैमिलीज को कवर करें, उन तक फूड, उन तक मेडिसिन, ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है जो हमसे मिस हो गई। तो ये आजकल का हमारा प्लान है, और ठीक है थैंक यू सो मच सर। आपकी जर्नी सुन के हमें अच्छा लगा, और काफ़ी जो अब यू जनरेशन है ये इंस्पायर होगी इससे, और होप्स हो कि आगे फ्यूचर में भी हम लोगों की हेल्प करते रहें। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी एजुकेशन के हवाले से, कि हम पॉवर्टी को एजुकेशन के जरिए किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, आप क्या ओपिनियन अपना देना चाहते हैं? अच्छा देखिए, पॉवर्टी की जो आपने टॉपिक एक रखा था, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में बताया था कि पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं तो पॉवर्टी ख़त्म नहीं की जा सकती। जी इटसेल्फ के मैं खुद ना चाहूँ अगर, हाँ इसको कम किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं ही नहीं चाहता, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी गुर्बत ख़त्म हो। देखिए ना, बिल गेट्स ने कितनी अच्छी बात कही थी कि अगर आप गरीब पैदा हुए, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, अगर आप गरीब मर गए तो दिस इज़ ओनली योर फॉल्ट। सो इस चीज़ को अगर मैं लेता हुआ चलूँ कि पॉवर्टी को मैं खुद चाहूँगा तो ख़त्म कर सकता हूँ, या मैं खुद चाहूँगा तो कम कर सकता हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ एजुकेशन की, सो एजुकेशन पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मेरे पास टूल्स हैं। सो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल, क्योंकि तालीम ही हमें शऊर देती है, और ये तालीम ही की बेस पर आज हम लोग सब वर्चुअली कनेक्ट हो गए हैं, और आप देख रही हैं कि वर्चुअली कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये तालीम की ही बेस पर हुआ है, ये वाली सारी चीज़ें तालीम की ही बेस पर हुई हैं, और आज जो हम मीडिया कम्युनिकेशन देखते हैं ये सारी तालीम की ही बेस पर लोगों को ये अवेयरनेस दी जा रही है कि इस एरियाज में पॉवर्टी ज़्यादा है, इन एरियाज में पॉवर्टी। सो मुझे ईज हो रहा है, आपको ईज हो रहा है उन एरियाज तक पहुँचने में, उन एरियाज पे काम करने पे, विद द हेल्प ऑफ आपकी
एजुकेशन या मेरी एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन है उसी की बेस पर मैं मीडिया यूज कर रहा हूँ, उसी की बेस पर हम उस एरियाज में जा रहे हैं, उसी की कम्युनिकेशन की बेस पर वो जो कम्युनिकेशन का टूल है वो मुझे मेरी एजुकेशन से मिला। सो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर पॉवर्टी। थैंक यू सो मच Yes, साहिब अच्छा। सर, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमें साथ ही रहिएगा। और अभी आप मैं सेशन जो है वो कोमल खालिक को इनवाइट करती हूँ कि कोमल प्लीज आए और कंटिन्यू दिस सेशन। कोमल, आर यू देयर? Yeah, thank you so much, Aksa. Assalamu alaikum, Sharik Malik. वालेकुम अस्सलाम कोमल। सर, आपने अभी अभी अक्सा से ये बोला कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक हम गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मी, अभी जो यूथ चल रही है हमारी, तो हर दूसरा बंदा यही चाहता है कि गुर्बत ख़त्म हो, नए आइडियाज़ के साथ आ रहा है हर दूसरा बंदा। तो आप मुझे ये बताएं कि इनिशिएटिव क्या लें? चाहता तो हर बंदा है, और आप ये भी कह रहे हैं कि एजुकेशन से हम ख़त्म कर सकते हैं, बट एजुकेशन भी सब हासिल नहीं कर सकते। तो बेसिक पॉइंट्स क्या है, हम गुर्बत खत्म कर कैसे सकते हैं? यही तो मेन पॉइंट है हमारा। चाहता हर दूसरा बंदा है यहाँ पे, और कोशिश भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कोमल। मैं इसी को लेता हुआ चलूंगा कि कोई भी चीज खत्म करने के लिए ना आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना होता है और उस इनिशिएटिव को आपने लोगों तक पहुंचाना होता है। अब वो आपकी वर्किंग होती है या वो आपकी स्मार्ट वर्किंग होती है या वो आपके अंदर एक काबिलियत होती है जिसके थ्रू आपके पास एक आइडिया था और आपने मुझसे शेयर किया कि शारिक, हमारे पास ये आइडिया है और हम इस तरीके से इस चीज को कम कर सकते हैं। मैं पॉवर्टी की भी बात कर रहा हूँ और किसी भी आइडियाज की बात कर रहा हूँ। आपने कहा भाई ये आइडिया, तो पहली जो बात है कि आप अपने आइडियाज को या जो आपका प्लान है उसको आप पिच किस तरीके से कर रहे हैं और आपकी ऑडियंस क्या है। अब अगर आपने कहा कि यार लोगों के पास आइडियाज बहुत होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको कहाँ पर जाकर क्या बोलना है, और वो बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये अगर मैं करंट सिचुएशन की ही अभी बात करूँ, पाकिस्तान की या कराची की बात करूँ, जो फ्लड रिलीफ आया है हमारे पास अभी, तो इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर भी यही चीजें हो रही है ना कि आप अगर मीडिया देख रहे हैं या आप अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो उसमें हर आदमी आके कह रहा है कि मुल्क में ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। सब कह रहे हैं चाहिए, करेगा कौन? सवाल ये है। Yes. अब आपने कहा भाई, आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन काम किसी और को करना चाहिए उसूली तौर पे। सही है, काम वो लोग कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो। तो इसका सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है कि आप अगर कोई भी चीज को कम करना चाहते हैं, बीइंग अ यूथ या बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो आपका जो वो आइडिया है, आप उस आइडिया को पहले खुद ही ऐसा मैप्ड आउट करें कि जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आप खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी ये जो फ्लड आया है इसके ऊपर ही अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर आपने कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसने ये इनिशिएटिव लिया होगा कि सबसे पहले फूड डिलीवर करो लोगों को, क्योंकि लोगों के यहाँ फूड नहीं है। तो वो जो उसका एक आइडिया था या जो उसने वो आइडिया जिस एरिया में पिच किया, मतलब अगर लेट्स सपोज मेरे पास फूड का एक आइडिया आया तो मैं फूड ऐसे लोगों को दे रहा हूँ जिनको जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली वो आइडिया मेरा कंटिन्यू नहीं होगा आगे। सही है, वो आइडिया मेरा सर्कुलेट नहीं होगा। मैंने सबसे पहले अपना जो टारगेट एरिया था उसी को फोकस किया और वहां पर फूड की एक्टिविटी करी। मेरे आइडियाज को देखते हुए वाया सोशल मीडिया या वाया मीडिया चैनल में जो भी बोलूं, उसके थ्रू लोगों ने उस आइडिया को पिक कर लिया कि यार अभी जो बेसिक नीड है वो फूड की है। सही, अब आप देखिए, अब जो सेकंड स्टेज आ रहा है, लोग मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं। सही, क्योंकि लोगों को अब समझ में आ गया है कि लोगों के घर में पानी सही नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है बारिश है और ये वाला सारी चीजें, और फिर लोगों को फूड अब जो लेकर आ रहे हैं वो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है या उनके पास वो क्रॉकरी नहीं है जिसके थ्रू वो यूज कर सके डेफिनेटली। या फिर एरिया में पानी खड़ा हुआ है या एरिया के पास नाला है, देयर आर सो मेनी रीजंस। सो डेफिनेटली उनको पता है कि मेरा बच्चा बीमार होगा, मेरे घर में लोग बीमार होंगे। तो अब ये जो इनिशिएटिव एक बंदे ने लिया था कि यार अब हमें मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ये मैं आप कोई एक ऐसा सिटीजन होगा ना जिसने ये इनिशिएटिव लिया होगा, अब उसी आइडियाज को मैं और आप फॉलो कर रहे हैं। तो बेस्ट थिंग इज कि आप कोई भी जब इनिशिएटिव लें तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, ये जिसके लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो एक तो बेस्ट होनी चाहिए और आपका जो आइडिया है वो करेक्ट लोगों में जाना चाहिए। मतलब आप एक ऐसे बंदे को बता रहे हैं जो घर से निकलता नहीं, आप उसको बता रहे हैं यार चलो चल के हम लोग ना फूड बांटते लोग, बोलेगा जाओ यार मैं तो सो रहा हूँ, मुझे तो इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि मेरे घर में तो ना पानी आया ना मेरे घर में कुछ हुआ। तो आपको वो ऑडियंस ढूंढनी है या आपको वो टीम ढूंढनी है जो ये काम कर रही है। तो अभी देखें माशाल्लाह से जितनी सोशल टीम्स हैं कैसे मिलके एक साथ काम कर रही हैं, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा किसी में। अगर आप ये नोट करें, सब एक ही एरिया है जिसके ऊपर सब काम कर रहे हैं।
सो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है और एक अच्छा एक ऐसा लिंक है जिससे लोगों को रियलाइज हो रहा है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनली तो लोग ये देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में एनजीओज काम कर रही हैं। और आप ये जानते होंगे पाकिस्तान में थाउजेंड्स में एनजीओज हैं, मतलब 20-30,000 एनजीओ करीबन काम कर रही है। इवन मैं कराची की बात करूं तो वो लोग कहाँ काम कर रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। इतनी 1000 एनजीओज हैं हमारे पास, इतने लोग हैं चैरिटी के लिए, फिर भी गुर्बत है, बल्कि गुर्बत बढ़ रही है, कम भी नहीं हो रही, बढ़ रही है। ऐसा क्यों? देखिए ना, यही तो मैंने आपसे बात कही ना कि ये जो गुर्बत है ना, ये बढ़ क्यों रही है। ये बढ़ इसीलिए रही है कि मैं जो अपना पैसा है या मैं जिस एरिया पे काम कर रहा हूँ उस एरिया को उस चीज़ की नीड है। आप मेरी बात समझिए। अगर मैं अभी बात करूं, जैसे अभी मैंने फूड की बात करी या अभी मैं बात करूं मेडिसिन की बात करूं, अगर ये मेडिसिन मैं उन लोगों को दूं जो अफोर्ड कर सकते हैं, सॉरी, तो आप खुद बताएं कि मेरा जो पैसा है वो डेफिनेटली उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तो मैंने आपसे कहा ना कि आपका जो इनिशिएटिव है और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बेस्ट होनी चाहिए। और अभी हो क्या रहा है कि लोग जो मैक्सिमम लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो सही डोमेन में लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको जाहिर सी बात है कि बात का नहीं पता, जिनको ट्रेंड का नहीं पता, जो कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं या जिनके पास एरियाज नहीं है कि मैं किन एरियाज पे काम करूं, तो डेफिनेटली वो लोग उस जगह पे पैसा लगा रहे हैं जहां पर एज सच नीड होगी लेकिन एज सच नहीं है। जैसे अभी मैं बात करूं एट द इनिशियल स्टेज पे जब फ्लड आया तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से हर आदमी को खाने की नीड, सही, इवन मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो भी इसका शिकार हुआ था, सही, हमारा घर भी इस चीज का शिकार हुआ। तो हाँ, मुझे लगता है कि उस दिन मुझे इस चीज की नीड थी, लेकिन अगर आज कोई मेरे घर आके इस चीज को मुझसे शेयर करता है, मुझे कुछ देता है, तो डेफिनेटली मुझे नीड नहीं है, क्योंकि लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस कंट्री मुझे एक चीज का समझ में आ गया है कि यहाँ पे खाना फ्री में मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, उस चीज को फिर मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है कि आपको, मैंने कहा ना, जैसे आप पॉवर्टी तभी खत्म करेंगे, जो भी मैं अक्सर से कह रहा था, जब आप खुद चाहें करना। अगर आप खुद ही नहीं चाह रहे ना करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको खत्म कर सकता है। तो ये एक बेस्ट थिंग है कि आप अगर किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं तो आप अपनी सोच को बदलें और उस सोच को या उस चीज को उन लोगों पर लगाएं जिनको एक्चुअल नीड है। यही तो ढूंढना आपका चैलेंज है, वरना लाइफ इतनी आसान थोड़ी है। तो आपने उन्हीं लोगों को ढूंढना है। बिल्कुल। अच्छा सर, डोंट यू थिंक के आवाम ज्यादा तभी हेल्प आउट करने आती है जब लोग परेशान हो, जैसे कि फ्लड हो गया और कोविड हो गया, उससे पहले भी तो गुर्बत थी ना, लोग मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी फ्लडिंग के, वैसे भी गुर्बत है। कैमरे में आने आधी आवाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू से, कैमरे में आने के सामने आते ही, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, कोई भी बड़ा बंदा हो या छोटा बंदा हो, कैमरे में आने के लिए ही ये सब शो ऑफ करते हैं, सही। बाकी उनका अल्लाह का मामला है, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मोस्टली तो उससे पहले भी तो गुर्बत होती है। आप जा जाके तो नहीं पूछते करीब लोगों को। तो हम एज अ यूथ उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें अब बड़े बंदों से और किसी भी मेंबर से कोई अब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए, ये वो टाइम है गुर्बत कम करने के लिए, वरना आगे बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे सबसे पहली बेस्ट थिंग ये है कि आपसे, जैसे मैंने कहा कि आपने वो एरिया आइडेंटिफाई करना है या वो लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। जैसे अभी आपने कहा कि एक अभी थीम चल रही है, मतलब एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसको, अगर मैं सॉरी करेक्ट वर्ड करूँ, ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि उसको देखते हुए हर कोई कह रहा है कि यार चलो बस अब फटाफट आ जाओ मार्केट में, क्योंकि ये चीज नजर आ रही है आपको, सही है। अगर मैं बात करूं, पहले जो सोशल एनजीओ चीजों को हाईलाइट करके सोशल मीडिया पे या डिफरेंट मीडियाज पे यूज करती थी, तो लोगों के कमेंट्स होते थे कि यार आप दिखा क्यों रहे, सही है। अभी जो फ्लड में अभी इस फ्लड की वजह से जिन एरियाज में मैं जा रहा हूँ, आप जाके काम कर रहे हो, तो वो इस मीडिया के थ्रू ही कर रहे हो ना। तो जब बैक हैंड पे या इस ट्रेंड से पहले या इस एक्शन से पहले, फ्लड से पहले या किसी भी हादसे से पहले अगर सोशल एनजीओ काम कर रही हैं और वो चीज लोगों को दिखाना चाह रही हैं, तो मैं क्यों नहीं उसको कैप्चर कर रहा, या मैं क्यों उसको उस परसेप्शन से लेके जा रहा हूँ कि यार ये तो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए आ रहा है। ये जो एनजीओज हैं, या बीइंग अगर मैं एक सिंगल मेंबर बात करूं, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ट्रैवलिंग होनी चाहिए, मुझे इस चीज का रियलाइज होना चाहिए कि मैं जिस शहर में रहता हूँ या मैं जिस एरिया में रहता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप निकल कर यहाँ से बदीन चली जाएं या आप यहाँ से निकल के पंजाब साइड, आप सबसे पहले अपने एरिया में तो चेक करें। हो सकता है आपकी गली में वो नीड हो, तो वो आपको पता कैसे चलेगा? आप जब ट्रेवल करेंगे, गली में निकलेंगे, आप सर्विंग करेंगे, लोगों को पूछेंगे जाकर, तभी तो आपको समझ आएगा ना। किसी भी काम को करने से पहले होमवर्क जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो चीजें या किसी ट्रेंड के बगैर मैं लोगों की हेल्प करूं, तो आप थोड़ी सी स्टडी करें। स्टडी बहुत जरूरी है वाया उस
कोई भी काम हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, स्टडी उसके अंदर एक बहुत मेन एलिमेंट है। तो आपने स्टडी करनी है, और वो स्टडी कैसे होगी, वो आपका जो पैशन है वो आपको लेके जाएगा इन चीजों की तरफ। दैट्स इट, बस सिंपल सी बात। बिल्कुल, या तो हम ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में ऐसे सेमिनार्स रखें, ऐसे CSR रखें कि जिससे लोगों को मदद हो सके, और ऐसे NGOs को अप्रोच कर सकें हम। ठीक है ना। ठीक है सर। आपने भी अभी जो बात करी, तो अभी क्या हो रहा है, ये CSR का जो ट्रेंड अब आया है, ये CSR का ट्रेंड इसीलिए आया है ना, क्योंकि लोगों ने, किसी ने आइडिया पिच किया, किसी ने उसको मार्केट किया, किसी ने उसको देखा, किसी को अवेयर हुआ कि यार इस तरीके की चीजें भी काम कर रही हैं। तो क्या हुआ कि अब एक चीज 1 से 2 हो गई। 2 से कैसे हुई कि यूनिवर्सिटीज ने उस चीज को पिक कर लिया। मेरे पास जो ऑडियंस थी वो 60 की ऑडियंस है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं इकरा यूनिवर्सिटी की, उसके पास थाउजेंड्स में ऑडियंस है, जिसको वो इस चीज की तरफ मूव कर सकती है, या इस चीज का एटलीस्ट आइडिया दे सकती है। बाकी उसकी कॉल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम इंशाल्लाह पूरी आपके साथ रहेंगे, हमारी पूरी टीम, चाहे ये एज अ असाइनमेंट भी हो या आम काम भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है हर किसी को इस चीज में आगे आगे बढ़ना चाहिए। ओके सर, जाते जाते मैं सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं आजकल की यूथ को कि वो लोग कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, उनके लिए कोई नए आइडियाज बताना चाहते हैं, तो प्लीज शेयर करें। अच्छा, देखिए इसके लिए एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, मैं आपके 2 मिनट दूंगा कोमल। एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, कि कैरोली एक हंगेरियन पिस्टल शूटर था ना, जो 1930s के दौर में वो एक शार्प शूटर बना था। वो आर्मी में था बेसिकली ना। तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी प्रैक्टिस करता था राइट हैंड से, कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट शूटर बन जाऊं, पिस्टल शूटर सबसे बेस्ट शूटर बन जाऊं। वो उसकी एक ख्वाहिश थी कैलोरी की। सही। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने क्या टारगेट किया, उसने कहा कि 1940 में ओलंपिक्स आने वाले हैं, तो मैं क्यों ना उस ओलंपिक की तैयारी करूं। सही है। तो उसने उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दी। सबसे पहली बात, उसने एक टारगेट सेट कर लिया। सही। तो ये मैं एक, जो हमारी यूथ है, या मैं खुद भी एक यूथ में काउंट होता हूँ, तो मैं अपने आप को भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपना एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 1940 में ओलंपिक्स लड़ना है। कैलोरी ने टारगेट सेट कर लिया था। 1938 में, क्योंकि वो आर्मी में था, तो आर्मी की कोई ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस ट्रेनिंग के दौरान ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया, और वो उसी हाथ में फटा जिस हाथ से वो शार्प शूटर था, और जिस हाथ से वो हंगेरियन का सबसे बेस्ट शूटर था। और लोगों ने ये एज्यूम कर लिया था कि 1940 में तो ओलंपिक से ही जीतेगा, क्योंकि सबसे अच्छा पिस्टल शूटर यही है। लेकिन किस्मत ने क्या किया कि उसको जो वही राइट हैंड, उसी में ही बॉम्ब फटा, और वो उसका हाथ बिल्कुल फ्री हो गया। तो उसके बाद उसने क्या किया, अगर वो चाहता, क्योंकि यंगस्टर था ना, वो चाहता कि बैठ जाता कि यार अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई। लेकिन उसने क्या फोकस किया, उसने उस चीज पे फोकस नहीं किया जो उसके पास से चला गया, उसने उस चीज पे फोकस किया जो उसके पास था, और उसने अपने लेफ्ट हैंड को यूज किया, और उसने उससे फिर प्रैक्टिस करना शुरू करी। जब 1939 में एक ओलंपिक की चैंपियनशिप चल रही थी हंगरी में, तो उसमें लोगों ने कहा, ये वहां पर पहुंच गया, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करने आए हैं, लोगों को मतलब इंगेज करने आए हैं, लोगों को बताने आए हैं कि यार इस तरीके से कंपटीशन लड़ा जाता है। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि यहाँ पर मैं लोगों को बताने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कंपटीशन लड़ने आया हूँ, और आप लोग जो कंपटीशन लड़ रहे हैं अपने बेस्ट हैंड से लड़ रहे हैं, और मैं जो कंपटीशन लड़ने आया हूँ अपने ओनली हैंड से लड़ने आया हूँ। तो ये जो मोटिवेशन है आपकी, इस मोटिवेशन को आपने कायम रखना है। और इसी के साथ साथ उसने 1948 एंड 52 2 ओलंपिक्स जीते इसी मोटिवेशन से, क्योंकि 1940 में भी ओलंपिक्स नहीं हुए, और 1944 में भी ओलंपिक्स नहीं हुए ड्यू टू द करंट सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। सो मैं आपको खाली ये मैसेज देना चाहता हूँ यूथ को कि आपका जो टारगेट है ना, उससे आपने कभी हटना नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है, सर्विस अबव सेल्फ। मैं कोई भी ऐसा काम करूं जो मेरी जात से हट करूं, तो यार काम करके तो देखो, टारगेट बना कर तो देखो, तभी तो तुम्हें समझ आएगा ना। थैंक यू सो मच। मेरी टीम की तरफ से बहुत सारा थैंक यू, और मैं पर्सनली भी आपको बहुत थैंक यू बोलूंगी। आपने हमें ओवरऑल बहुत हेल्प आउट की है, और थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। ओके, सो व्यूअर्स, मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि कराची की ये खूबी है यहाँ पे कि चाहे बंदा किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो, अगर कोई यहाँ पे मदद के लिए पुकारता है तो लोग आगे से आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं, और पूरी यूनिटी के साथ करते हैं।
और हीट स्ट्रोक ही वो वजह बनी थी कि जब लोगों को ज़रूरत पड़ी थी और लोग मर रहे थे, तो अपना दस्तरखान ने आगे बढ़कर उन लोगों की मदद की थी, उन्हें पानी प्रोवाइड किया था। जो लोग मर रहे थे, लोगों के पास कफन नहीं थे, तो बल्क में लोग मर रहे थे एक ना, तो उनको कफन तक प्रोवाइड किया था। तो और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से उनकी ये अदा कबूल की, और उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ी NGO जो अपना दस्तरखान के नाम से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। ना कि ये सिर्फ सिंध में है, बल्कि बलूचिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को मैं आज इनवाइट करूंगी, जिनका नाम है सैयद अहमद हसन। पहले मैं इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी। सैयद अहमद हसन ने सोशल वर्क स्टार्ट किया था 2005 में। जब अर्थक्वेक आया था 2005 में, बड़ा खतरनाक सा, तो डॉक्टर शाहिद मसूद और फखर आलम जैसे बड़े बड़े नामों के साथ उनकी कैंपेन का ये बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं। यहाँ से इनका सोशल वर्क स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद ये अपना दस्तरखान में शामिल हो गए, और वहाँ के बहुत मेन और अच्छे मेंबर, बहुत बड़े मेंबर हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम कोमल, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और अपना दस्तरखान के नुमाइंदे की हैसियत से मुझे मौका दिया कि मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताऊं कि कब से मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि आपने बताया ही है कि 2005 में सीवियर किस्म का अर्थक्वेक आया था बालाकोट और तमाम एरियाज में, और ये आपके फखर आलम और शाहिद मसूद साहब ने जो है इनिशिएटिव लिया था, कैंपेन स्टार्ट की थी। तो उन्होंने जब कैंपेन स्टार्ट की तो हम भी शार फैसल पहुंचे, और वहाँ से ये बिगिनिंग स्टार्ट होती है। और सेकेंडली ये कि आप और मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारी फैमिलीज जो है ना, वो आपके अपने बच्चों को चैरिटी के ऊपर फोकस करती हैं, बताती हैं कि गरीब को जो है आप 10 रुपये 20 रुपये आप जो भी सिग्नल पे जो मांगने वाला होता है उसको आप दीजिए, ताकि आपके अंदर वो ये रहे, जहन में रहे कि आप देने वाले हाथ आपका बड़ा होना चाहिए। 2005 में जब ये हमने स्टार्ट किया, जब मैं शार फैसल पे गया, तो शार फैसल पे जाने के बाद मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे कोई तजुर्बा नहीं था, कोई तरीका नहीं पता था कि किस तरीके से चैरिटी वर्क होती है। लेकिन वहाँ पर जो ओवरऑल कराची की यूथ निकली हुई थी, और ओवरऑल कराची और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़ के बालाकोट और मानसरा के जो ज़लज़ला ज़दगान के लोगों के लिए जो मदद की, और उनके लिए जो जिस तरीके से आगे बढ़े थे, वो जो एक्शन था, उसने मुझे मोटिवेट किया कि आपको इस तरह के छोटे-छोटे स्टेप्स, छोटे-छोटे काम करते रहने चाहिए। और उसके बाद ऑन एंड ऑफ बेसिस पे, जैसे अभी मलिक शारिक साहब ने भी बताया कि अपने दोस्तों के साथ मिलके हम छोटी-मोटी इस तरीके से कभी किसी की मदद कर दी, कभी किसी के एजुकेशन के लिए काम करना शुरू किया, कभी किसी की शादी का मसला था तो उसके साथ उसका काम किया। और यही चीज़ जो है ना, आगे बढ़ते-बढ़ते जब 2015 में बहुत ही सीरियस किस्म का यहाँ पर हीट स्ट्रोक आया कराची में, तो मेरा जाना हुआ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में कुछ और दोस्त भी वहाँ पर मौजूद हुए, और वहाँ से फिर ये हमने स्टार्ट की, अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, चैरिटी काम करना शुरू किया, जिसमें हम लोगों को ORS प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को पानी प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए कि रेगुलर बेसिस पे एम्बुलेंस आ रही थी और रमज़ान के महीना था, तो रमज़ान में लोग रोज़ा रख रहे थे। और हीट स्ट्रोक बहुत ही ऐसी हीट स्ट्रोक मेरे ख्याल से कराची के लोगों ने नहीं महसूस की होगी। तो एम्बुलेंसेस आती थी, लोगों को अपने जो उनके लवाहिकीन थे वो निकालते थे एम्बुलेंस से, और वो उसी वक्त एक्सपायर कर जाते। उस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि भाई इसको इन लोगों को ORS देना चाहिए। उसके साथ-साथ फिर हमने कहा कि यार इनका जो है गरीब लोग हैं, तो उनको फिर कफ़न का भी इंतज़ाम करवा के दिया। किसी के पास जो है ना वो ORS लेने की और पानी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो हमने उनको पानी और ORS वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। और वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता जब चीज़ों को हमने देखा कि यार ये तो यहाँ पर डेवलपमेंट की, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। तो वहाँ से फिर हमने 2015 में अपना दस्तरखान ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की। अपना दस्तरखान, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि दस्तरखान नाम है इसका, तो उसपे फिर मैं एक परवीन सईद जो खातून है, उनका मैं थोड़ा-सा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमें बताया कि कैसे दस्तरखान लगाया जाता है। और उसके बाद हमने रशीदाबाद, कराची का एक स्लम एरिया है, नॉर्थ कराची पावर हाउस के पास, वहाँ से हमने खाने का सिलसिला शुरू किया। मिनिमल कॉस्ट हमने रखी, 10 रुपए की हमने कॉस्ट रखी वहाँ से, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको एक तरीके से सोर्स ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप रहे कि सिर्फ हम जो है वो मुफ्त में नहीं चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें खरीदना भी होता है। उसके जो दूसरे एक्सपेंसेस है वो हम बेयर करते हैं,
लेकिन ये कि 10 रुपीज़ की कॉस्ट आजकल के दौर में 10 रुपीज़ की कॉस्ट रखी इसीलिए गई है ताकि उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप रहे कि हम जो है ना इसको परचेज करके खरीद रहे हैं, हम जो है ना एग्जैक्टली। बगैर किसी उसके नहीं खरीदे। फिर अपना दस्तरखान ने जब देखा कि ना यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक में जैसे कि ना ये ओआरएस और पानी और कफन और ये सारी आहिस्ता आहिस्ता फिर और चीज़ों का पता लगने लगा कि फलानी जगह पे वो प्रॉब्लम है। इंटीरियर सिंध आज अपना दस्तरखान है इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर बलोचिस्तान में, यहाँ पर भरपूर तरीके से और बेहतरीन तरीके से काम कर रही है कि वहाँ पर जब भी कोई रिलीफ वर्क या कोई भी किसी किस्म का मुश्किल सूरत हाल आती है तो लोग अपना दस्तरखान को देख रहे होते हैं कि वो हमारी हेल्प करेगी और उसी को हम बेस बनाते हुए वहाँ पर जाके काम करते हैं। मेन 2015 के बाद से फिर ये हुआ कि हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट में हैंड पंप्स के ऊपर काम करना शुरू किया कि बदीन और मीरपुर साकरो और आपका केटी बंदर इन सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी हैंड पंप्स की, ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की, वो हमने काम किए। फिर इंटीरियर बलोचिस्तान में जिसमें शाह नूरानी का एरिया है वहाँ पर हमने सर्दियों के ज़माने में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की, हुडी डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर मोरो में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की और अपना दस्तरखान जो है लास्ट 4 ईयर से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िबाद में वहाँ पर 1st ऑफ रमज़ान से लेके 30th ऑफ रमज़ान तक हम वहाँ पर दस्तरखान लगाते हैं और अफ्तारी की वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वहाँ पर जितने भी वहाँ की आबादी या अतराफ की आबादी हैं और रंग नस्ल से बालातर होकर वहाँ पर बैठ के उनको प्रॉपर तरीके से खिलाया जाता है और उनको अफ्तारी कराई जाती है। तो ये पूरा बैकग्राउंड माशाल्लाह। है और ये सारी इसकी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें। सर मेरे पास एक बहुत अच्छा सा सवाल है। आई होप कि आपको भी इस सवाल पे बहुत फख्र होगा और मुझे पूछते हुए भी बहुत फख्र हो रहा है कि 2015 में हीट स्ट्रोक में जहाँ तक मुझे पता है तब अपना दस्तरखान का कोई नाम नहीं था। तब आप लोग वहाँ से पानी और छोटे मोटे काम करते थे। उस छोटे मोटे काम से लेके एक बड़ी एनजीओ तक का सफर वो कैसा था? मतलब कभी किसी ने सोचा था कि ये इतना सा काम अल्लाह ताला को इतना पसंद आएगा कि एक एनजीओ बन जाएगी? ये हम सबके लिए भी सीखने वाली बात है कि अगर हम छोटे से स्टार्ट करें तो हम कहाँ जाके स्टैंड कर सकते हैं। देखिए अपना दस्तरखान का एक बुनियादी और मेन ऑब्जेक्टिव है और मेन विजन है और विजन ये एक स्लोगन कह लें आप, वो स्लोगन ये है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कि आप जब अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं और अल्लाह ताला के ऊपर आप पे यकीन होता है कि तो अल्लाह ताला की मदद हर हालत में आपके काम आती है। हमने ये समझा, हमने बेशक। ये सोचा कि लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए हमने कुछ काम करना है। अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ लिया, अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और ये छोटे से चंद अफराद का जो ये सफ़र था, आज माशाल्लाह से हज़ारों पे वाबस्ता हो गए हैं लोग माशाल्लाह। और इसके मेंबरान जो हैं हज़ारों के करीब हैं और इवन बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में अपना दस्तरखान के लोगों को जाना जाता है, अपना दस्तरखान की एनजीओ को पहचाना जाता है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन रीज़न ये है कि जब भी कोई मुश्किल वक़्त और कोई मुश्किल सूरत-ए-हाल उन लोगों को फ़ेस करते हैं, तो अपना दस्तरखान के जो लोग हैं वो जाते हैं, उनकी चीज़ों को देखते हैं और फिर उसके बाद अपनी पूरी वर्किंग करते हुए उसके ऊपर कैंपेन स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उनकी अपलिफ्टमेंट हो और उनकी जो भी बुनियादी मसाइल हैं वो पूरे हो सकें। चाहे उनके अगर खाने के मसाइल हैं तो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है, चाहे उनकी अगर ना पानी के मसाइल हैं तो हैंडपंप की इंस्टॉलेशन होती है। अगर कोई और से बड़ा पानी की मसाइल हैं तो सोलर टंकी प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपना ज़ुबान ने इस तरीके से इस्तेमाल की और उसमें सबसे मेन और जो अहम बात थी वो यही है और यूथ के लिए बहुत अहम सबक यही है कि आप अल्लाह ताला पे जब यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला हमको कामयाब करेगा और आप एक अच्छा काम अच्छी सोच के साथ काम करते हैं, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए राहें और ऐसे लोग आपके लिए प्रोवाइड कर देता है कि जो आपके लिए ना मदद करने के लिए और बिल्कुल, वहाँ पर गैबी काम मदद करने हो के लिए जाती इस्तेमाल है। हो। बिल्कुल। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक सवाल जो मुझे लगता है सारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे और मैं एज़ एन इंडिविजुअल भी ज़रूर सुनना चाहूँगी कि सर मुझे जहाँ तक पता है आपका ये प्रोफ़ेशन नहीं है। आप अपने प्रोफ़ेशन से हट के ये काम करते हैं। तो सर ऑफ़िस मतलब प्रोफ़ेशन और फिर सोशल वर्क ये सब कैसे मैनेज होता है? हमें भी थोड़ा बताएँ ताकि हम भी इसको ऐसे मैनेज करने की कोशिश करें। अच्छा जैसे कोमल जैसे आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था 2005 का जैसे आपने बताया था। अब जैसे एक कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी इंडिविजुअल बंदा है
वो अगर है ना चैरिटी का काम कर रहा है और ये काम ऐसा है कि ये जो है ना आप कह लें कि सदियों से चला आ रहा है, और औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन और पैगंबर और ये तमाम जो लोग हैं ये करते चले आ रहे हैं, लोगों की खिदमत, लोगों की मेहनत और मदद करते चले आ रहे हैं। इस काम में अल्लाह ताला ने एक 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 खुद ब खुद आप कह लीजिए कि बरकत रखी है, और आपके आप जब करते हैं ना तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है। तो वो चीज़ को चूंकि मैंने 2005 से काम कर रहा था ये वाला, और उसके बाद फिर अपना दस्तरखान 2015 में हमने इस्टेब्लिश की, उसकी जो पूरी बैकग्राउंड और जिस इनिशियल स्टेजेस से हमने काम किया हर हर चीज़ों को वो करना, तो उसके अंदर वो एक मोटिवेशन थी, एक इंस्पायरेशन थी कि आप काम कर रहे हैं, तो उस पे फिर जॉब और ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी चीजें हो जाती हैं। जॉब ठीक है, काम वो है, लेकिन सैटरडे संडे आपको जो भी टाइम मिल रहा है, चाहे आपको शाम के 7 बजे आप वापस आ रहे हैं, तो भी आपको आपके जहन में ये है कि भाई मुझे किसी की मदद करनी है, मुझे किसी की जो है ना उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम करना है। अगर उसकी एजुकेशन का मसला है तो उसकी एजुकेशन की बेहतरी के लिए काम करना है, अगर उसकी खाने का मसला है तो उसकी खाने के प्रोवाइड के लिए काम करना है, अगर उसके शादी के मसाइल हैं तो उसकी शादी का किसी तरीके से काम करना है। ये काम आप हर हालत में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, उसके लिए जॉब की कोई वो नहीं है। और फिर जब आप करते हैं, और जैसे मैं ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हम सैटरडे संडे को किसी कम्युनिटी वर्क के लिए जब निकले हैं और जाते हैं, तो पूरे 5 दिन की थकावट एक तरफ, और एक दिन का ये काम जो है ना वो सारी थकावट जो है ना खत्म हो जाती है आपकी ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम के हवाले से। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा यूथ को कि आप ये काम करें, तो आपको खुद ब खुद ये बहुत मजा आएगा। जब मजा आएगा तो आप जो है ना ये जॉब जॉब नहीं लगेगी, वो ये वाला काम जो है ना पैशन लगेगा, और जॉब जो है ना फिर आप उसको उसी स्टाइल से उसी हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। अब आगे आपसे इल्सा इम्तियाज कंटिन्यू करेंगी और वो आपसे ये पूछेंगी कि सॉल्यूशंस पूछेंगी बेसिकली कि वो गुर्बत हम लोग एज अ यूथ इंडिविजुअल कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ओवर टू यू इल्सा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इल्सा इम्तियाज। आवाज आ रही है सर? आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मैं आपका टाइम जाया करे बिना मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे जानना चाहूंगी, उस पर आपके ओपिनियंस भी जानना चाहूंगी, उस पर आंसर्स। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि हम एज अ इंडिविजुअल सोसाइटी में कैसे तब्दीली ला सकते हैं? अच्छा, इसके लिए मैं आपको जैसे कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भी जो मोटो बताया या स्लोगन बताया कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और क्या कहते हैं, तो ये चीज़ जो है ना इसी के तहत ही आपने लोगों के अंदर वो जो है ना शऊर देना है, आपने उनको तालीम देना है, आपने उनको ये बावर कराना है कि गुर्बत कोई चीज़ नहीं होती है। अगर इंसान बहुत अमीर है मगर वो मेडिसिन खा रहा जी है सर। डिप्रेशन की, वो जो है उसको नींद की सोने की मेडिसिन खा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो गरीब है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक गरीब है जो कि मजदूर है और वो है ना कारपेंटरी करता है, लेकिन वो उसको नींद भरपूर तरीके से आती है, वो अपना पेट भर के खाना खाता है और उसकी सही तरीके से उसकी चीजें चल रही हैं जो उसकी जरूरियात जिंदगी, तो मेरे हिसाब से वो अमीर तरीन आदमी है। तो हमें वो सोच डेवलप करनी है कि गुर्बत कोई चीज नहीं है। आपकी सोच जो है ना किसी को गरीब और किसी को अमीर बनाती है, वो सोच कैसे आपको की जाएगी, वो तालीम के जरिए से होगी, वो शऊर देने के जरिए से होगी। और इसी पे अपना दस्तरखान की कोशिश करिए, काम करिए कि हमने जहाँ जहाँ पे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट की है, हमने जहाँ पर भी ये कोई काम किया, अपलिफ्टमेंट का काम किया है, मिसाल के तौर पे जैसे हमने बदीन के एरिया धारों के एरिया में टैंकी प्रोजेक्ट किया या हैंडपंप जो लगा है, तो हमने जो जो देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वहां पर हमने स्टार्टिंग में जब हैंडपंप लगाया, उस हैंडपंप से लेके आज तक के उसमें उनकी कम्युनिटी में आहिस्ता आहिस्ता वो शऊर आना शुरू हुआ कि पहले वो उनकी जो खातन थी वो 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाया करती थी। अब वो पानी लेने के लिए जब जाती थी तो उनका खाने का, उनका सेहत का, उनकी सुथराई का, ये सारा उनका मसाइल उसी हिसाब से चल रहे होते थे। जब हमने हैंडपंप उनके डोर स्टेप पे लगा दिया, तो अब उनको पानी की जो इतनी लंबी ड्यूरेशन ड्राइव जो करती थी पैदल चल के, वो उनका कट हुआ। जब वो कट हुआ तो लाजमी सी बात है उनके वो काम अपने बच्चों को उसी हिसाब से परवरिश करने लगी, फिर खाने के हवाले से उनकी रोटी और सेहत बेहतर होने लगी। वहां से आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत में, उनकी सुथराई में, उनकी
शऊर में इजाफा होता चला गया। तो यही चीज जो है ना, यही मैं यूथ को वो मशवरा है कि आप ना लोगों को शऊर दें, आप उनको तालीम के जरिए से शऊर दें कि आप गरीब होना कोई बुरी बात नहीं। जैसे हमारे शारिक साहब ने भी बिल गेट्स की एग्जाम्पल ली, बड़ी जी जी जबरदस्त बिल्कुल। एग्जाम्पल है कि ना हाँ। आप ना गरीब पैदा होना ये आपकी हम्म। वो नहीं है, आपकी बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सॉरी सर, आपने क्या बोला लास्ट में, ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये कि क्वेश्चन मार्क है, ये सोचना चाहिए कि आप ना गरीब क्यों मर गए। आपने, आपको अल्लाह ताला ने जो हम्म जिंदगी दी है, आप 60 साल की, 20 साल की, 30 साल हम्म तक की जो जिंदगी है, ठीक है गरीब आप पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद आपने क्या स्टेप्स लिए कि आप ना गरीब ही मर गए या गरीब ही आप रहे, आपके अंदर की कोई चेंजिंग क्यों नहीं आई। तो ये चीज आपको बताने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है, और ये तालीम ही के जरिए से ही आ सकती है। और इसमें भी अपना जो है, जैसे कि हर फील्ड में हमने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, इसमें भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो उनका कैरियर काउंसलिंग का और मेंटरिंग का काम होता है। तो लोगों को इसी पे जोर दिया जाता है कि देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप ना गरीब पैदा हो गए या गरीब ही आप हो गए, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिसके तहत आप अपनी कम्युनिटी में हैंडपंप आप लगाते हैं, हैंडपंप के जरिए से आप किसी दूसरी जगह पे लगाने की कोशिश करें, तो इससे वहां का फायदा होगा, आपका अपना भी फायदा होगा। इस तरीके से गुर्बत में कमी हो सकती है। डेफिनेटली। तो सर आपको क्या यकीन है कि जिस तरह आजकल लोगों में इजाफा हो रहा है, जैसे कि अमीर से अमीर बढ़ रहे हैं, गरीब से गरीब बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इस पर कोई ओपिनियन शेयर करना चाहेंगे? एक तो मुझे सबसे इसमें जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि हमारे मुल्क में ज़कात की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। अगर ज़कात की मुनसिफाना तकसीम हो तो कहीं ऐसा मुमकिन नहीं है कि गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती या गरीब जो है वो मज़ीद बढ़ सके। हमारे यहाँ चूँकि यहाँ पर एक क्या कहिए कि है, ये सिस्टम मौजूद है इसमें अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर होता चला रहा है। अगर ज़कात के जो इस्लामी उसूल हैं अगर सही तरीके से उसको फॉलो किया जाए तो कोई वजह नहीं कि हम जो है गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कैन यू शेयर एनी स्ट्रेटजीज रिड्यूस पॉवर्टी इन द करंट कंडीशन? जो आजकल पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हम किस तरह उससे फाइट कर सकें और इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें? देखिए इसमें वही इसमें यही मैं आपसे ये कहूँगा जैसे कि अभी पिछली बातें जो चली हैं कि मेरा ओपिनियन ये है इस मामले में कि आप लोगों को उनको इनिशिएटिव करवाने की कोशिश कीजिए। जो कोरोना की और कोविड की सिचुएशन रही थी, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स रही कि जैसे किसी साहब की उनकी जॉब खत्म हो गई, हमने उन पे इनिशिएटिव देख के उनको वो फलों का एक स्टॉल लगा के दे दिया। इस तरह के छोटे-छोटे आप ना एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काम करें। आप ना उनको छोटे-छोटे बिज़नेस स्टार्ट करने की तरफ लेके जाएँ, ताकि उनकी जो जो जब वो उनका बिज़नेस चलना शुरू होगा, चाहे वो चिप्स लगाने वाला बिज़नेस है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई वाला किसी खातून को आप लगा के दे रहे हैं, वो वाला बिज़नेस है, चाहे आप है ना किसी को फलों का बिज़नेस लगा के दे रहे हैं, सब्जियों का बिज़नेस लगा के दे रहे हैं, किसी को पेंटर की ना वो करने की दे रहे हैं, तो उससे आहिस्ता-आहिस्ता आपकी डेवलपमेंट होना शुरू होगी। जो गुर्बत की जो चीज़ें हो रही हैं, जो कोरोना की सिचुएशन के नतीजे में बहुत सारे कंपनीज़ ने लोगों को निकाला है, तो इसका आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जी। जब अपॉर्चुनिटी है वो क्या अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के पास है ना जब दूसरे मौके हैं कि चाहे आप है ना सब कुछ मंगवा लो की फैसिलिटी है, बाइकिया फैसिलिटी है, बाइकिया सर्विस की जैसे हो रही है, करीम की है, उबर की है, इसी तरह और दूसरे जो ऑनलाइन स्टोर्स की फैसिलिटीज है, आप लोगों को उस तरफ रुजू करवाने की तरफ राग़िब करें, ताकि उनकी जब कारोबार होगा तो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी तो गुर्बत आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। ठीक है सर। सर क्या पॉवर्टी का मेन रीजन ये है कि हम जस्ट सिर्फ जो है वो सिर्फ चैरिटी कर रहे हैं, कोई बेसिक इश्यूज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हाईलाइट नहीं कर रहे, इस पे क्या आप बोलना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन होगा? चैरिटी का ये मेरा ओपिनियन ये है कि आप यहाँ पर जो चैरिटी के ओपिनियन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपको कहीं पर जो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ना, आप मतलब इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा कि ये एक प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे फ्लड रिलीफ या फ्लड का जो मसला हुआ था,
तो अब वहाँ पर पानी की सिचुएशन है, पानी अब लोगों के घरों में आया हुआ है, लोगों के घरों में, और उनकी सारी चीजों को खत्म कर दिया। तो आपको वहाँ पर ये देखना चाहिए और देखना चाहिए कि ना वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या आपने स्टेप्स लेने हैं कि उनकी ये जो मसाइल हैं, ये मुश्किलात हैं, उसमें कमी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ना इनकी उनकी बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये अवेयरनेस और ये चीजें आती जाएंगी कि यार ये लोग हैं, ये कम्युनिटी है जो कि काम कर रही है हमारे लिए, तो हमें उसको रिटर्न बैक करना है। इस तरीके से जब माशरा इसी तरीके से वजूद में आता है, माशरा एक अच्छा माशरा जो है इसी तरीके से डेवलप होता है कि जब आप ना तमाम लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हाथ बटाएं, एक दूसरे की सपोर्ट करें, तो अभी आप ना तरक्की कर सकते हैं और तभी आप गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सर मेरा आपसे थैंक यू सो मच इल्सा और सर सैयद अहमद हसन साहब, हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो एडवाइसेस दी हैं वो यकीनन यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। और हम इस सेशन के एंड में इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन से सर राना आसिफ हबीब साहब, वो भी हमारे साथ, आप सब भी उनको जानते ही होंगे सर, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और हमने उनको इनवाइट किया है ताकि वो स्पेशली यूथ को एक एडवाइस दे सके, सजेशन दे सकें कि हम कैसे हमारी एज में एज ए स्टूडेंट और एज अगर प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन में रहते हुए कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, कैसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो मैं सर राना आसिफ हबीब को इनवाइट करूंगा हमारी मीटिंग के अंदर और उनसे ये एडवाइस लेना चाहूँगा। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? प्लीज़ ओवर टू यू सर राना आसिफ हबीब साहब। हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम वालेकुम सर। जी आपको आवाज आ रही है? Yes sir. Sir, first I'm very warmly welcome you here. How are you sir? बिल्कुल फाइन जी, बिल्कुल, और जबरदस्त आपने सेशन ये रखा है। और Thank you sir. वीडियो आपको शेयर हो रही है वीडियो? Yes sir. Sir, it's Miraj Faridi here. I would like to ask some questions related to poverty. जी जी। Sir, can you share any idea for poverty in the current scenario, climatical change and COVID-19? How to fight in these problems? Please share any idea. जी जी, एक तो सबसे ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम बता दूं, इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है। Okay और sir. जी जी, और दूसरा ये कि जो पॉवर्टी है उसका एक, अगर आप उसकी डेफिनेशन में जाएं तो उसकी मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन है। एक पॉवर्टी है जो मैन मेड है, एक है जो Okay. नेचुरल डिजास्टर की वजह से या इन चीजों की वजह से आती है। जो मैन मेड पॉवर्टी है वो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से है, या लोगों की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है, या जो कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे बड़ी पावर है, वो उनकी अप्रोच चैरिटेबल है, यानी लोगों को खैरात पे रखना, लोगों को भिखारी बना के रखना, उनको एम्पावर नहीं करना ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो चेंज कर सकें। Okay. तो दोनों तरह की जो अप्रोचेज हैं उसमें डिबेट एक दुनिया में हो रही है कि किस चीज को जो है ज्यादा जो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको हल करना है। क्योंकि आप अगर अब ये क्लाइमेट चेंज भी देखें तो ये जो इंसान ने नेचर के अंदर जो है अपने जब एडम स्मिथ ने एक फ्री इकोनॉमी की थ्योरी दी थी तो उस टाइम फिर सारी जो सोशल वैल्यूज थी वो मनी वैल्यूज में कन्वर्ट हो गई, और फिर जो अक्यूमुलेशन ऑफ मनी की वजह से जो पॉवर्टी के अंदर इंक्रीज भी हुआ और लोगों के दरमियान गैप्स बढ़ा, जो हैव्स हैं और हैव नॉट हैं। और इसके अंदर फिर एक और कंट्रीब्यूशन हुआ कि जो लोग जो हैं वो उन्होंने लोगों को अपना मोहताज बनाना शुरू कर दिया, जिसमें स्लेवरी थी, उसमें फिर इसके अलावा बहुत सारी चाइल्ड लेबर है उसमें फिर बहुत सारी जेंडर बेस जो हैं एम्प्लॉयमेंट पे डिस्क्रिमिनेशन है, और ये तमाम चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। और इसी तरह जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजर है, आबादी का जो बढ़ाव है वो है, फिर ये तमाम चीजें मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं किसी पॉवर्टी को।
तो अगर अभी अभी का जो आपने सवाल पूछा था क्लाइमेट का साला, कराची हो या पूरी दुनिया हो, वो अभी इस क्लाइमेट का शिकार नहीं हुई, इसको बहुत पहले से पता था ये चीजें होनी है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए अगर आप देखें, पॉवर्टी को डील करने के लिए पाकिस्तान ने भी जो है 31 अरब का प्रोजेक्ट शुरू किया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो आपने देखा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पॉवर्टी कितनी डिक्रीज हुई। एग्जैक्टली और इसके बाद आपको बताएं कि जो पॉवर्टी डिक्रीज कैसे होती है, इंक्रीज कैसे हुई है। ये सारी वजह आपकी एनर्जी पॉलिसी से इसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। आपकी एनर्जी क्या पॉलिसी है? अगर आपकी एनर्जी चीप है तो लोगों को इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलेगा ग्रूम करने का। अगर आपके एनर्जी बहुत महंगी है तो आपका बिजनेस बहुत महंगा होगा ना, इन्फ्लेशन आपका हाई जाएगा और उसकी वजह से पॉवर्टी जो है और जन्म होगी, और लोग अपना वेशियस सर्कल में सारा पैसा अपने बच्चों की दवाइयों पे और खुराक पे खर्च करेंगे, बाकी किसी चीज पे खर्च करने का उनको मौका नहीं मिलेगा। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या पॉवर्टी का मेन रीज़न जो है वो हम जस्ट चैरिटी पे फोकस करते हैं, हम बेसिक इश्यूज पे या बेसिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते? आई थिंक ये हमारा एक मेन इशू भी है पॉवर्टी का। जी, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको इसको एविडेंस के साथ बात करूंगा। पाकिस्तान में जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसने एक स्टडी की 2014 में कि पाकिस्तान में 554 अरब रुपए की खैरात होती है, लेकिन आप उस खैरात से देखें लोगों की हालत क्यों नहीं तब्दील हो रही। लोग तो दिन ब दिन और परेशानियों का शिकार होते जा रहे हैं। जिस तरह के चैरिटेबल इदारे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखें एम्बुलेंस का निज़ाम हो या लोगों को खाना खिलाने का निज़ाम हो, तो क्या वजह है कि लोग नॉर्वे, स्वीडन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह अपने कदमों पे क्यों नहीं खड़े हो रहे? जो 20 साल पहले था उसको प्रॉब्लम में, वो आज उससे ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर है। तो ये जो चैरिटेबल अप्रोच में और राइट बेस अप्रोच में यही फर्क होता है। जो राइट बेस अप्रोच होती है वो लोगों को एम्पावर करती है, बाइख्तियार बनाती है, और लोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, गुड गवर्नेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन जो चैरिटेबल अप्रोच है वो आपको एक अपना भिखारी बनाती है, आपको करप्शन की तरफ ले जाती है। आप किसी की सैलरी कम रख लें, यानी अगर 9,000 पे एम्बुलेंस कोई चलाएगा तो वो चोरी लाजमी करेगा, उसका पेट्रोल में से चोरी करेगा, इंजन ऑयल में से चोरी करेगा। और ये तमाम चीजें जो हैं वो तभी डेवलप होती हैं कि जब आपकी अब सोचने की अप्रोच ही हो। और ज्यादातर पाकिस्तान के यूथ के साथ भी डायलेमा रहा है कि वो एक्टिविटी बेस्ड यूथ है, वो कॉन्फ्रेंस कर लेता है, एक दिन सेमिनार कर लेता है, एक दिन कोई चैरिटेबल खाने की ड्राइव चला लेता है, एक दिन कोई कपड़े बच्चों को बांट देता है, लेकिन उसके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान नहीं है कि मैंने इंस्टीट्यूशनल कैसे बिल्डिंग करनी है, मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैसे बनाना है, मैंने प्लेसमेंट ब्यूरो कैसे बनाना है, मैंने लोगों की स्किल डेवलपमेंट को कैसे एनहांस करना है कि जो कॉर्पोरेट मार्केट इकोनॉमी में क्या चीजें चाहिए। उनको डिग्रियां थोड़ी चाहिए कि MBA किया हो, BBA किया हो, डिग्रियां तो नहीं चाहिए ना। वहाँ क्या चीज चाहिए, वो उन चीजों को डेवलपमेंट के लिए कोई उनके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता कि आप इसको कैसे प्लान करें। ये रेन इमरजेंसी, ये चीजें तो आज हैं, कल निकल जाएंगी। ये चीजें जिंदगी भर तो इन्होंने नहीं रहना। लेकिन आपने लोगों के साथ क्या आपने किया, यानी अगर आप देखें दुनिया की जो कंट्रीज जो स्टैब्लिश है, उन्होंने मास इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए के ऊपर काम किया है। उन्होंने एनर्जी को चीप रखा है उन्होंने, और उन्होंने एनर्जी को चीप रखने के साथ करप्शन फ्री इन्वायरमेंट लिखा है। एक बंदा कंपनी रजिस्टर कराता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से पाकिस्तान में, उसको 50,000 को तो रिश्वत देनी पड़ती है। अभी इन इश्यूज पे बात कोई इसलिए नहीं कर सकता कि जारी बात है देंगे बांटने में, चीजें में बहुत बिजी रहते हैं। एग्जैक्टली सर, यू आर राइट। आपको एक डिबेट का मौका नहीं मिलेगा जिस तरह की डिबेट अभी आप कर। एग्जैक्टली। थैंक यू सर, इट्स प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम इस मीटिंग के लिए अरेंज किया। थैंक यू। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने एक्चुअली जो पॉवर्टी की जो गहराई है, जो रीज़न है, वो आपने हमें बताया है। एक्चुअली ये तो हमें कभी इतना एहसास ही नहीं हुआ था कि एक्चुअली इतने सारे रीज़न्स होते हैं उसके बैक के अंदर। जो आपने स्टेबिलिटी की बात की, एनर्जी की बात की, एक्चुअली ये पीछे के रीज़न्स है जिसकी वजह से ये होता है। तो ये आज हमें आपकी वजह से ये पता चला है कि इतने सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं अपनी ऑडियंस को सर इनवाइट करना चाहूँगा कि ऑडियंस में से 1 या 2 क्वेश्चंस हम लेना चाहेंगे, क्योंकि चैट में बहुत सारे ऑडियंस क्वेश्चंस कर रहे हैं। और अगर आप जितने भी सवालों में जवाब दूंगा, क्योंकि
ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के आपके सवाल जितने भी बनाए बहुत अच्छे बनाए, और आप लोगों ने चीजों को सोचा है ना कि ये चीजें सोचनी चाहिए कि चीजें क्यों हो रही हैं, इनके पीछे रीजन क्या है और इनसे कैसे नंबर आजमा हो सकते हैं। जी, कोई भी ऑडियंस में से अगर क्वेश्चन करना चाहे, अगर वर्बली अगर करना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा होगा, और अगर किसी को टाइप करके क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी कर सकते हैं। सर मीनवाइल मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, अबाउट अपना दस्तरखान और आपकी की भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, तो एक्चुअली मैं थोड़े बहुत मेंबर्स को उसमें से जानता हूँ, हमारे साथ मौजूद भी है मुर्तज़ा साबिर अली साहब, कि हमने ये देखा है कि सर वो यूथ है मगर वो लोग वो ट्यूशन्स पढ़ाने जाते थे, वो चल के जाते थे, यानी उनकी ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होना ज़रूरी नहीं है किसी की मदद करने के लिए, आप अगर खुद मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एहसास होता है कि मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी आपके जिस्म के कोई भी अज़ा से आप किसी की मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये वॉलंटरिज्म के लिए तो देखें वो तो बहुत अच्छी बात है, जो दफ्तर खान या सब जो भी की हैं सारे दोस्त कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, ये अपने हद तक तो कर रहे हैं, लेकिन जो जिनके पास वसाइल है रियासत के पास, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो ये तो सर्विस डिलीवरी देते ही रहेंगे, लेकिन लोगों के उस हालात नहीं लोगों के बदलेंगे ना। असल तो चीज ये है कि आपको अगर पॉवर्टी दूर करनी है तो लोगों की हालत बदलती हुई आपको नजर भी तो आए कि लोगों के हालात बदल रहे हैं। अभी जो कराची में क्या है, कराची में 38 नाले हैं, 3 बड़े नाले हैं, कराची में 17 डिपार्टमेंट है जो कराची को कंट्रोल कर रहे हैं। अब 17 डिपार्टमेंट जो है उनकी सैलरीज जारी है, सब कुछ जारी है, लेकिन लोग ये सोच नहीं रहे कि वो 17 डिपार्टमेंट से हमें फायदा क्या हो रहा है। एक तरफ मीडिया ट्रायल हो रहा है कि मेयर कराची कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें डिफेंस और क्लिफ्टन में, मैं जब फेज 4 में रहता हूँ, दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही ना वहां पे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको पढ़ना पड़ेगा आप लोग, कि वो कौन सी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, कि हमारी ट्रेड क्या है। हम टेक्सटाइल बेस्ड कंट्री हैं, हम तो तौलिया टावल बना बना के कभी गुर्बत थोड़ी दूर होगी, उसमें तो लैगेज में इतना खर्चा आ जाता है। जो फिनलैंड जैसा कंट्री जो मेमोरी कार्ड बनाता है, वो तो हम जितने में एक टावल बनाते हैं, बाथरोब बनाते हैं, उतनी जगह यूनाइटेड टेक्सटाइल सबसे बड़ा हमारा टावल का है। तो हम जो टावल में पैकिंग पे लैगेजिंग पे खर्चा आता है, उससे कई सौ गुना तो वो कमा लेते हैं एक मेमोरी कार्ड सेल करके। तो आपकी देखिए ना, ये सब चीजें बड़ी काउंट करती हैं, और कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी हालत ना बदलना चाहे। हमने उसे साजगार माहौल कैसे दिया, हमने उनकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कितनी अप्रूव की है। अभी मैं इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लम्स में बहुत जगह, तो लोगों को तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के ऊपर ही यूथ को जो है वो क्लियर नहीं है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई कैंपेन हो मीडिया पे उसकी, तो उस चीज के इमिटेशन यानी अंधी तकलीद हम इसे कहते हैं वो कर लेते हैं। चीजों को तकलीद करने से बेहतर है क्रिटिकल एनालिसिस करें और फिर देखें कि हम सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है लोगों के लिए जो है क्या कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपने जिक्र किया जो काम कर रहे हैं उनकी तो कदर हमारे, मैं समझता हूँ बहुत नोबल लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। सारा ये काम तो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, क्योंकि जो हुकूमत नहीं कर रही, वक्ती तौर पे मरहम तो लग रहे हैं, लेकिन कैंसर का इलाज मुकम्मल तौर पे करना जरूरी है। डेफिनेटली सर, आपने जो बातें कही हैं और सैयद अहमद साहब ने और सर मलिक शारिक ने, हम तीनों गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बातें जो है आपने जो सस्टेनेबिलिटी की बात की, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही है कि एक बार काम ना हो, हमेशा काम होता रहे। तो ये हम इस प्लेटफॉर्म से सर हम आपको भी ये कहते हैं, हम अज़म करते हैं कि ये जो सेशन है वो एक बार का नहीं होगा, यानी हम इनिशिएटिव्स अपनी ज़ात से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकेगा हमारी लाइफ में आगे हम इसको अप्लाई करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो सस्टेनेबिलिटी की बात की वो ये हम हमेशा अपनी ये कोशिशें जारी रखेंगे, ताकि और वाइड तरीके आपने जैसे बताया कि सोचना चाहिए, इन डेप्थ जो गहराई है, मुश्किलात की जो गहराई है, उस पे जाके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे। पॉलिसी मेकिंग पे हमें काम करना चाहिए ना, कि अगर कराची का ये हाल हुआ तो उसमें सुरजानी में खुदा की बस्ती के सामने 70,000 इंक्रोचमेंट के प्लाट हैं और डिफेंस व्यू का क्याम है, और उसके साथ साथ डिफेंस व्यू के साथ फेज 8 का क्याम है ना। तो इन चीजों की वजह से आज कराची इस नहज पे पहुंच गया। तो इन चीजों को हम जब इसी तरह हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे,
हमारे पास डेटाबेस होगा। कराची में अगर 108 थाने हैं, या कराची 106 मुल्कों से बड़ा शहर है, ये हमारे पास दादोशुमार चीजें मौजूद होंगी, तो हम शायद पॉवर्टी से निकलने के लिए भी लोगों को बता सकते हैं कि आपने पॉवर्टी से किस तरह निकलना है। और ये बहुत सारे हमारे पास कंट्रीज की एग्जांपल है कि जो 70s में कुछ भी नहीं थे, आज जो अगर आप 2 घंटे की फ्लाइट से चले जाएं दुबई, तो आपको रूल ऑफ लॉ का अंदाजा हो जाएगा। दुनिया के 186 मुल्कों के क्रिमिनल वहां थे, वहां जुर्म नहीं करते। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन ऑडियंस में से मुर्तजा साहब जो जी ऑर्गेनाइजेशन में से भी है वो पूछना चाहते हैं जी सर। जी बिल्कुल, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी मुर्तजा जी भाई, वालेकुम आपकी आवाज़ आ रही है। जी मुर्तजा। मेरा एक सवाल तो नहीं कह सकते, आप तमाम शुरका से और जो भी अभी सामीन ये या हाजरीन जो ये इवेंट देख रहे हैं उनके हवाले से यही है कि ठीक है, राना साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से की। उसकी बेहतरीन मिसालें अगर आप देखें कि मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं कि जब वो एक तरीके से हिजरत करके पाकिस्तान आए और उस वक्त उन पर जिसे कहना चाहिए बहुत गुर्बत का अलमिया था, लेकिन उन तमाम फैक्टर्स को ख़त्म करते हुए उन्होंने अपने आप को संवारा, उन्होंने अपनी अपलिफ्टमेंट किस तरीके से की, उन्होंने किस तरीके से अपने लोगों को खड़ा किया आपके सामने। उसकी बेहतरीन मिसाल आपको शहर कराची में अगर देखें तो काफ़ी कम्युनिटीज़ ने आपको नज़र आ जाएंगी, जिसमें आपको इस्माइली कम्युनिटी है, दाऊदी बोरा कम्युनिटी है, मेमन हजरात हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ठीक है आपकी बात कि कुछ NGOs जो कि सिर्फ खाना दे रही हैं या सिर्फ और सिर्फ आपके पास कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम कर रही है, आपकी बात भी ठीक है कि लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन हम एक चीज पे फोकस नहीं करते कि हम अपने घर से अपनी अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं करते। अगर हम अपने घर से अपनी अपलिफ्टमेंट करें तो मेरे ख्याल में ये जो सोच जिसको हम गुर्बत का नाम देते हैं ये खत्म हो जाएगी। मेरी नज़र में गुर्बत एक जिसे कहना चाहिए फिजिकल एंटिटी नहीं है, मेरी नज़र में गुर्बत एक सोच है। अगर मैं मेरी जेब में पैसे नहीं है लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं बिना पैसे के भी कुछ कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं अमीर हूँ, इसका मतलब मैं खुद मुख्तार हूँ। मेरी खुद मुख्तारी जो खुद खत्म हुई है वो एक गुर्बत का नाम है, मेरी सोच जो खत्म हुई है वो गुर्बत का नाम है, मेरी खुद एतमादी जो खत्म हुई है शायद वो गुर्बत का नाम है। लेकिन अगर मैं उन तमाम तनाजुर को खत्म करूं और ये सोचूं कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं तो शायद ये गुर्बत से अमीरी का सफर है जो कि हर इंसान खुद कर सकता है। उसके लिए किसी की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी मदद की जरूरत नहीं। अगर आप अपने घर से खुद अपनी अपलिफ्टमेंट की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद ब खुद बढ़ेगा, हमें किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं होगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जैसा कहते हैं कुरान मजीद में जैसा अदा फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खितामुहु मिस्क, यानी कि आपने मुर्तज़ा साहब आपने जो एंड किया है वो एक्चुअली हमारा कंक्लूजन था और आपने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। और हम इन द एंड इस मीटिंग को, इस वेबिनार को एंड करते हैं तो अल्लाह के नाम पे ख़त्म करते हैं और कुरान मजीद की आयत पढ़ के ख़त्म करते हैं और इस अज़म के साथ हम इसको एंड करते हैं कि हम इसको हमेशा जारी रखेंगे और अपने अच्छे काम को अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे सिर्फ आखिर में ये बात करना चाहूँगा कि इस तरह के फोरम्स और इस तरह की डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर सेशन रखते रहना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस का जो शुरू में हमने बात की थी कि एजुकेशन और अवेयरनेस के जरिए से ही आप पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेकर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपको तमाम लोगों का। थैंक यू। थैंक यू।